हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपके सामने में आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर, उसमें आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया है, वेक्टर का रिजोल्यूशन। यानी वेक्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं, वेक्टर को हम लोग स्प्लिट करते हैं, वेक्टर को हम लोग तोड़ते हैं। अब सवाल है कि वेक्टर का हम लोगों ने यूज़ करा, अब तक वेक्टर्स का जितने भी क्लासेस हम लोगों ने करा है, वेक्टर का एडिशन हम लोगों ने करा है, वेक्टर्स का टाइप्स देखा है। तो इस तरह से वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ को जाना है। बट वेक्टर को तोड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, यानी वेक्टर को हमें डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। एक पर्टिकुलर वेक्टर को किसी अलग अलग डायरेक्शंस में उसको हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, या स्प्लिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो उसको बेहतर समझने के लिए बच्चों हमने यहाँ दो एग्जाम्पल दे रखा है। एक एग्जाम्पल है जब हम लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, तो जनरली होता क्या है, जब हम चलते हैं तो हमारा जो फिंगर्स है, बायोलॉजी में इस पोर्शन को मेटाटार्सल टार्सल कहते हैं, ये जमीन को कुछ इस तरह से प्रेस करता है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वो प्रेस करता है, इधर की तरफ वो दबाता है। ये हमारा जो पैर का फीट का जो पार्ट है, और जितना फोर्स से ये इसको प्रेस करता है उतना ही फोर्स हमारे पैर पे वो रोड या ज़मीन हमारे पैर पे वो लगाता है। अब ये फोर्स अगर हमारे पैर पे इधर की तरफ लगता है तो हमारा पैर इधर की तरफ तो जाता नहीं है, हवा में उछलता नहीं है, हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स हमारे पैर पे रोड के जरिए हमारे पैर पे लगता है, इस फोर्स को हम लोग स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो हमारे बॉडी का जो वेट होता है उस वेट को वो बैलेंस करता है। सिमिलरली जैसे यहाँ एक ट्रक है, लॉरी है, जो एक बहुत बड़े लॉग को, लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, तना होगा, उसको बांध के ले जा रहा है घसीटते हुए। अब ये जो ट्रक है, इस पे जो एक रस्सी बांध के रखा है, ये रस्सी का ये डायरेक्शन है, यानी ये ट्रक इस लॉग पे फोर्स इधर की तरफ लगाता है, इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या ये लॉग इधर की तरफ जाता है? नहीं जाता है। ये लॉग जो है ये जमीन में, यानी जिस रोड में हमारा ये ट्रक चल रहा है उसी रोड में वो स्लाइड करते हुए आगे जाता है, यानी ये लॉग इधर की तरफ बढ़ता है। न्यूटन साहब ने अपने लॉज में कहा है कि जब भी किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं, जब भी किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करता है, फोर्स के ही दिशा में वो विस्थापित होता है, डिस्प्लेस करता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, ये ट्रक, लॉरी जो भी है, ये फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इधर डिस्प्लेस करने के लिए इसको ऊपर उठना पड़ेगा एयर में, लेकिन वो चलता है रोड में। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रक ने इस पर 3000 न्यूटन फोर्स लगाया है, ये जो केबल है, मोटा तार को केबल कहते हैं हम लोग, ये जो केबल है, इससे उन्होंने अगर इस लॉग पे, बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़े में अगर वो 3000 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो इस फोर्स का एक पार्ट इधर की तरफ स्प्लिट करते हैं, और माना कि 30 डिग्री के एंगल पे वो ये फोर्स लग रहा है, तो 30 डिग्री के एंगल पे इस फोर्स का कितना पार्ट यहाँ पे होता है, इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग आगे चल करके। इधर की तरफ देखेंगे कि 3000 न्यूटन का पूरा लग रहा है, या उसका कुछ पार्ट इधर लग रहा है, तो इसको स्प्लिट करके देखेंगे, जो पार्ट इधर लग रहा है वही पार्ट इस लॉग को रोड में घसीटते हुए ले जाता है। तो कभी कभी होता है क्या कि हम लोग जो चीज देखते हैं, प्रैक्टिकली जो फोर्स लगाते हैं, उस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस नहीं करता है, किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको यूं देखें, सिमिलरली इसको अगर हम इस तरह से देखें कि मान लिया जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो कैरम में होता क्या है, उसका जो कॉइन्स होता है, कॉर्नर्स में होल होता है, उसको होल में उसको फिल करना पड़ता है। अब कभी कभी होता है क्या, इस जगह में हमारा कॉइन है, इस पॉइंट में हमारा कॉइन है, और ये कॉइन हमारा, और स्ट्राइकर जो है उसका
स्ट्राइकर, मान लो यहां से हमने इसको स्ट्राइकर को लगाया इस जगह से, ये हमारा स्ट्राइकर है। अब इस कॉइन को हम स्ट्राइकर से इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं, इधर की तरफ यहां पे फोर्स लगाते हैं, तो ये कॉइन हमारा इधर नहीं जाता है बल्कि वो इधर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने फोर्स इधर नहीं लगाया था स्ट्राइकर से इस कॉइन पे हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया था, तो ये कॉइन या ये गोटी इधर नहीं जा करके इधर की तरफ जाता है। तो हमने जो इधर की तरफ फोर्स लगाया इस कॉइन पे, उस फोर्स को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, उसका कुछ पार्ट इधर काम करता है, वही फोर्स का पार्ट इसको इधर की तरफ ले जाता है। इसका मतलब है जो हम डायरेक्शंस फोर्स का देखते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए, कभी कभी हमारा फोर्स उधर की तरफ काम नहीं करता, किसी और डायरेक्शन में भी उसका फोर्स का कुछ कंपोनेंट, कुछ भाग काम करता है जो उस काम को अंजाम देता है, जो यहाँ पे नजर आता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो डेफिनेशन है छोटा सा, अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग गिवन वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर को स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, उसको विखंडित करना, तोड़ना, इनटू टू और मोर, यानी दो या दो से अधिक दिशाओं में, कंपोनेंट्स में, टुकड़ों में उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। और जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है इसी का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो हम लोग 11th का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग वेक्टर को जनरली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, ये 2 डायरेक्शन में और 3 डायरेक्शन में। तो ये हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं। अभी जो हमारा ये टॉपिक है, अभी यहाँ पे हम लोग ने कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ ए गिवन वेक्टर इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी किसी गिवन वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर, यानी किसी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से ये स्प्लिट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 एक्सिस ले लेते हैं बच्चों। 2 एक्सिस का मतलब है हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया इधर की तरफ, सपोज दैट, और ये हमारा ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। जनरली जब हम किसी एक्सिस की तरफ कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो नॉर्मली वो डिस्टेंस होता है, लेकिन जब उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, नहीं वेक्टर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर करा, हमने कहा कि एक वेक्टर है यहाँ पे, जो वेक्टर का नाम यहाँ हमने दिया वेक्टर ए, और इसको हमने O2P कहा। अब हमारे पास यहाँ एक वेक्टर है, लेट OP इक्वल टू ये वेक्टर ए है। बच्चों अगर आप चाहते हो कि जो मेरा जो क्लास चल रहा है अभी, अगर आप चाहते हो कि इसको आप नोट डाउन करें या फिर साथ साथ में अगर आप इसको नोट्स लिखना चाहते हो तो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, इसमें मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको आप नोट्स करते जाओ, एनफ है। अगर आप ये कर लेते हैं तो फर्दर आओ और किसी क्लास की ऑफलाइन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशिएंट आपको ये सारा चीज़ बता दिया जाएगा। तो ये जो OP है, हमने इस वेक्टर को OP को हमने A मान लिया। अब इस वेक्टर को हम 2 डायरेक्शंस में स्प्लिट करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। तो अब ये 2 डायरेक्शन में किस तरह से स्प्लिट करते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है और इसका नाम दिया हमने A, और इसी तरह से यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं और इसका नाम दे दिया हमने B। अब इस वेक्टर A को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। वेक्टर को जब बांटते हैं हम लोग 90 के एंगल पे तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर का मानी ही परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो एक वेक्टर हमारा OA हो गया, तो OA वेक्टर को हमने अभी मान लिया AX वेक्टर। उसी तरह से OB वेक्टर को हमने मान लिया AY, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है और ये y एक्सिस की तरफ है, तो हमने इसको मान लिया AX और इधर इसको मान लिया हमने AY। अब अगर वेक्टर को नॉर्मली हम लोग इसका
एरो को हटा देते हैं तो ये वेक्टर नहीं, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। यानी सिर्फ OP लिखेंगे तो ये A हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ सिर्फ OA लिखेंगे तो ये AX हो जाएगा। सिमिलरली इसको अगर OB लिखते हैं तो ये AY हो जाएगा। यानी ये मैग्नीट्यूड होता है। जब हम वेक्टर्स के साथ एरो रखते हैं तो वहाँ पे हमारा वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है। और जो ही आपने उसका एरो को हटा दिया तो एरो जो ही हट जाएगा तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, यानी सिर्फ वैल्यू बताएगा। तो हमने मान लिया कि ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग करते कि यहाँ पे किसी एक कंपोनेंट के डायरेक्शन के साथ इसका एंगल को कंसीडर करते हैं, ये अल्फा है, और इस एंगल को हमने ले लिया बीटा। अब एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इन ट्रायंगल OAP। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में हम कॉस अल्फा लेते हैं, तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका हो जाएगा OA और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसका OP। OA को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं AX और OP यहाँ हो जाएगा, OP हो जाएगा यहाँ पे A। अब यहाँ से AX का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं हम तो AX का वैल्यू हो जाएगा यहाँ A cos अल्फा। ये cos अल्फा के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OPB, इस ट्रायंगल में हम उधर की तरफ एंगल हमने बीटा रखा है। इस एंगल का अगर हम कॉस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, इसका ये साइड हमारा हाइपोटेन्यूज ही होगा और ये साइड हमारा बेस, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस ऑफ दिस एंगल हो जाएगा बेस, यानी बेस हो जाएगा OB अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा वंस अगेन OP हो जाएगा। तो ये OB हमारा वैल्यू दिया हुआ यहाँ AY और OP यहाँ A है। अब यहाँ से अगर इस वैल्यू को निकालते हैं, AY का वैल्यू निकालते हैं तो ये AY हो जाएगा हमारा A cos बीटा। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना हमें कि अगर इनको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रखते हैं, जैसे हमने कहा कि इसको AX वेक्टर अगर बोलते हैं तो यहाँ पे A cos अल्फा जो AX का वैल्यू हमने यहाँ वेक्टर लगा दिया। अभी इस पर हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, अब इसको देखना है कि ये वैल्यू है किधर, तो ये वैल्यू इधर की तरफ है, ये वैल्यू इधर की तरफ है। अब इस वैल्यू में अगर हम I कैप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर के साइड में ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम AY बोलेंगे, AY सिर्फ वैल्यू है, यहाँ पे AY सिर्फ उसका मान है, वेक्टर नहीं है। लेकिन AY का वैल्यू यहाँ A cos बीटा और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर J कैप से जो ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाता है हमारा। इस तरह से हमने इसको दो डायरेक्शंस में स्प्लिट करा है, एक इधर की तरफ करा और एक इधर की तरफ करा। तो इन दोनों को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं, यानी इस A वेक्टर का ये दो कंपोनेंट्स हो गया, यानी रिजॉल्व हो गया। और अगर इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें, वेक्टर एडिशन से देखना चाहेंगे तो वेक्टर एडिशन से बच्चों इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं इस तरह से। अब अगर हमने कहा कि इन ट्रायंगल OPA, तो अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, यहां से O से P अगर चलते हैं, O to P, तो यहां तक चलने के लिए इस डायरेक्शंस में हम पहले O to A चलेंगे, फिर A to P चलेंगे। तो O to A चलेंगे और फिर A to P चलेंगे, A to P। और ये आपको कहां से आता है बच्चों? लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने इससे पहले वीडियोस में अपलोड कर रखा है। अगर आप नए व्यूवर्स हो तो आप सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि वो सारे वीडियोस को देखे बिना ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़ा सा मैं बता दूं, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने कहा था कि दो वेक्टर अगर ऑब्लिक हो और इन दोनों को ऐड करना है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में हमने कहा था कि एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को लाके मिलाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको कहते हैं यहां से यहां चला और यहां से यहां चला, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। और फिर इधर चलते तो वो भी सेम ऑर्डर हो जाता तीनों, लेकिन हम लोग रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में चलना है।
ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है। तो वहीं से हमने इसको लिया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, बिल्कुल सिमिलर मिलता है और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी के तरह से लगता है देखने में। अब ये बात है कि ये वैल्यू जो है दिस AP, ये AP जो है इस OB के इक्वल है। AP जो है इस OB के इक्वल है और पैरेलल भी है, समानांतर भी है दोनों। तो ये OB वेक्टर अगर हम बना देते हैं दोनों को, तो ये AP वेक्टर जो है ये OB वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम OA प्लस AP वेक्टर को हम यहाँ OB वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये OB वेक्टर। अब इन सारे वैल्यूज को इसके नोटेशंस में लिख देते हैं। तो ये वेक्टर A है, OA को हम वेक्टर AX सिंपली बता सकते हैं, इसको वेक्टर AY कह सकते हैं, या इनके वैल्यूज में अगर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा A cos अल्फा I कैप और A cos बीटा J कैप। इस तरह से हमने इस वेक्टर को इनके कंपोनेंट्स के सम में भी इसको कन्वर्ट कर दिया। यानी किसी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में इस तरह से विघटित कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट शर्त है कि आपस में 90 के एंगल पे है। यहाँ भी अगर 90 में इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस तरह का वैल्यू आता है। और इसमें थोड़ा सा एक और इसको डेरिवेशन को आप थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो बच्चों ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस के बीच का ये एंगल 90 होता है। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इस तरह से इस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं A cos अल्फा I कैप प्लस A cos, अब इस बीटा की जगह पे हमने कर दिया 90 डिग्री माइनस अल्फा J कैप। अब ये हो गया A cos अल्फा I कैप प्लस cos 90 माइनस अल्फा साइन हो जाता है, तो ये साइन अल्फा J कैप। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो ये हुआ किसी एक वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब आता है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी किसी वेक्टर को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सिंपल फंडा है, हमारे पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ऑलरेडी मेंशन है फिजिक्स में, जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कहते हैं। तो हमारे पास 3 एक्सिस है, हमने 3 एक्सिस को कुछ इस तरह से लिया, एक एक्सिस इधर ले लिया, एक वर्टिकल अप ले लिया, और एक एक्सिस जो है एयर में होगा इस तरह से, जो इस बोर्ड में और इस दोनों एक्सिस पर इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। तो इस एक्सिस को ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम लोग करते क्या उस एक्सिस को दिखाने के लिए, ये हम लोग इसी पर ही ड्रॉ कर लेते हैं और ये दिमाग में रखते हैं कि ये एक्सिस बोर्ड में नहीं है बल्कि वो एयर में है। और ट्रेडिशनली इसको मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और इसको हमने मान लिया वाई और इसको मान लिया जेड। यूनिट वेक्टर इधर की तरफ बच्चों आई कैप लेते हैं, इधर की तरफ जे कैप, ये मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बता चुका है, के कैप। दिस इज ओरिजिन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड का एक फिगर बना लेते हैं जो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो पहले क्यूबॉइड का शक्ल देते हैं, यहाँ पे क्यूबॉइड का शक्ल देते हैं इसको। ये हमने एक साइड इधर ले लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, उसके बाद एक परपेंडिकुलर तो यहीं आएगा, एक साइड इधर ले लेते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इसी तरह से इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये हो गया हमारा एक साइड, यहाँ से मिलाया इसको और ये यहाँ से मिलाया। तो इस तरह से हमारा एक
सॉलिड फिगर बन गया। अब हमने क्या करा, ओरिजिन से यहाँ पे ए लिया हमने, ओरिजिन से ए, और यहाँ ओरिजिन से यहाँ पे वाई एक्सिस में बी ले लिया, ओरिजिन से जेड एक्सिस में यहाँ पे सी ले लिया। अब फर्ज करो कि हमारे पास जो वेक्टर है जिसे हमें स्प्लिट करना है, जिस वेक्टर को हमें तोड़ना है, मान लिया कि वो वेक्टर हमारा एयर में है और इस तरह से है, वो इस तरह से है। इसको हमने कहा कि ये वेक्टर हमारा है OP। अब ये वेक्टर बच्चों एयर में है, और ये कैसे है एयर में, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा कि जो बॉक्स हमने डिजाइन करा है, इनफैक्ट ये जो एक्सिस है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस, वो यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह का है ये, और एक साइड ये है, एक साइड वर्टिकल, और ये, और इस जगह में हमारा बॉक्स रखा हुआ है, इस जगह में हमारा बॉक्स रखा हुआ है। और यहां से हमने एयर में O2P, या P हमारा एयर में, ये जो साइड है हमारा, ये कॉर्नर है ना बच्चों, ये कॉर्नर इनफैक्ट एयर में आएगा। तो यहां से एक साइड हमारा इधर की तरफ हम इधर ले लेते हैं, जिसको हम OP वेक्टर कहते हैं। तो ये OP वेक्टर इनफैक्ट एयर में है ये, तो ये हमारा एयर में ये वेक्टर है। तो अब इसको एयर में हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं कि ये एयर में है, किसी प्लेन में नहीं है, यानी किसी एक्सिस के, दो एक्सिस के बीच जो प्लेन होता है किसी प्लेन में नहीं। जैसे प्लेन क्या है, यहाँ पे ये एक एक्सिस हुआ, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक प्लेन यहाँ हुआ बच्चों, इसका नीचे वाला जो फेस है इस प्लेन में है। उसके बाद ये हमारा एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक प्लेन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक। और दूसरा है वाई एंड जेड, जो हमारा ये बोर्ड खुद है। तो हमारे पास तीन प्लेन है यहाँ पे, तीन में से किसी प्लेन में नहीं है, ये एयर में है ये। तो दिमाग में रखना है कि ये हमारा जो P है वो एयर में है। अब हमने क्या करा कि ये जो एंगल है, ये एंगल बच्चों ये 90 का एंगल होगा। क्यों 90 का होगा? क्योंकि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनके बीच का एंगल 90 होता है। तो कोई भी तीन एक्सिस के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, हर दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करा है वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब है इसके वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो नहीं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल का लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करा वेक्टर के फॉर्म में यहां तक, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करा और इसका नाम दे दिया यहां पे ABC, और इसको हम D ले लेते हैं। अब हम लोग करते क्या है, इस जगह में इस वेक्टर को, हमारा जो गिवन वेक्टर है, लेट गिवन वेक्टर जिसे हमें तोड़ना है, स्प्लिट करना है, गिवन वेक्टर इज OP। ये OP हमारा गिवन वेक्टर है जिसको हमने A ले लिया, और ये स्पेस में है, इन स्पेस, ये स्पेस में है, प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है। अब हमें इसको अलग अलग डायरेक्शंस में हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वैल्यू को, इस OP को हमने एक्स एक्सिस से मिला दिया और इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, इसको हमने y से मिलाया, इसको ले लिया हमने बीटा, और इसको हमने z से मिलाया, इसको लिख दिया गामा। अभी हमने बच्चों दो एक्सिस की बात करा था, जैसे हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा कोई वेक्टर है A, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला था और इस डायरेक्शन में ये एंगल अल्फा लिया था। तो एक्स एक्सिस की तरफ ये वैल्यू हमने सिंपली AX लिया था, वेक्टर बनाया था तो उसमें एरो लगा दिया था। हमने इस एंगल का कॉस लिया था बच्चों, इस एंगल का जब हमने कॉस लिया था, कॉस अल्फा, तो ये बेस जिसको हमने AX कहा था अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी उसका वैल्यू A है, तो AX हमारा यहाँ हो गया A कॉस अल्फा। उसी तरह से Y के साथ बीटा एंगल था तो इसका वैल्यू हो गया A कॉस बीटा। अब यहाँ तीसरा एक्सिस हमारा आ जाता है Z एक्सिस, यानी उसके साथ अगर गामा एंगल बनाता है
तो हमारा तीसरा जो कंपोनेंट होगा स्केलर कंपोनेंट वो a cos गामा हो जाएगा। तो उससे हम लोग यहाँ पे उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करें बच्चों तो ये हमारा ax हो जाएगा a cos अल्फा, इसी तरह से ay हो जाएगा a cos बीटा और az हो जाएगा a cos गामा। इसको वेक्टर बनाना है यानी ax को वेक्टर बनाना है तो सिमिलर प्रोसेस है, a cos अल्फा को i कैप से मल्टीप्लाई करो, इसको वेक्टर बनाना है तो a cos बीटा को j कैप से मल्टीप्लाई करो और इन्हें अगर बनाना है तो a cos गामा को k कैप से मल्टीप्लाई करो। ये हमने 3 डायरेक्शंस में इस तरह से उसको स्प्लिट कर दिया, यानी वेक्टर a को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस 3 एक्सिस में इस तरह से हमने इसको स्प्लिट करा तो उसका ये इस तरह से कंपोनेंट आ गया। अब इन सारे वेक्टर्स को जो हमारा ऑलरेडी गिवन वेक्टर है उस वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल चूज करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लिखते हैं इन ट्रायंगल OAD। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो ये वेक्टर अगर हमारा OD है तो हम पहले चलेंगे OA और OA से फिर चलेंगे AD, तब जाके हमको OD मिल जाएगा। यानी वेक्टर OD अगर देखेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तो सबसे पहले चलेंगे OA और फिर हम चलेंगे A से D। अब ये OA की बात अगर करें बच्चों, OA वेक्टर OA, इसको हम वेक्टर OA कह सकते हैं। दिस इज वेक्टर OA। यहां पे हमने इसको तो स्केलर में रखा है। इस वेक्टर को आप वेक्टर OA कह सकते हो, इस वेक्टर को आप O2B कह सकते हो और इस वेक्टर को आप O2C कह सकते हो, O2C, दिस इज OC, तो दिखा सकते हो यहाँ पे। अब OA वेक्टर की अगर बात करें हम तो ये वेक्टर हमारा OA प्लस AD, OA प्लस AD, OA तो हमारा आ गया, OA वैल्यू हम ले लेंगे। अब ये AD जो वेक्टर है बच्चों, AD, ये AD वेक्टर इस OB वेक्टर के बिल्कुल इक्वल और पैरेलल है, यानी OD वेक्टर को हम OB वेक्टर कह सकते हैं। यहां तक हमारा एक वेक्टर OD मिल गया। अब हमें एक ट्रायंगल और कंसीडर करना है और वो ट्रायंगल होगा बच्चों इन ट्रायंगल ODP। अब इस ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करें तो इस तरह से हमने चला यहां OD और यहां चला हमने OP और फाइनली हम यहां से मिला देते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल यहां अप्लाई हो जाता है हमारा। तो इस OP वेक्टर को हम कह सकते हैं बच्चों OD प्लस DP। अब ये OD अभी हम रहने देते हैं, उसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके। DP जो बच्चों DP दिस, ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड सब इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी DP को हम कह सकते हैं OC। तो DP के जगह हमने कर दिया OC। अब यहां OD का वैल्यू हमारा है OA प्लस OB और प्लस यहां हो गया OC। इस तरह से इस OP वेक्टर को हमने कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करा। दिस इज वेक्टर A। अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रखेंगे तो वेक्टर AX, वेक्टर AY एंड वेक्टर AZ। चाहे तो आप ऐसे रख सकते हो बच्चों, या अगर उसके वैल्यूज यानी कॉस एंगल के फॉर्म में अगर रखते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा वेक्टर A। अब जो हमारा AX है ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, AX का वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में A cos अल्फा I कैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A cos अल्फा I कैप, इसी तरह से A cos बीटा J कैप
और a cos गामा k कैप। तो हमने वेक्टर a को तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी रेक्टेंगुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट फॉर्म में हमने तोड़ दिया, यानी वेक्टर a का ये तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाता है। तीनों को हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स कहेंगे। मतलब यहां थोड़ी सी जानकारी की बात दे दूं, a cos अल्फा आई कैप, a cos बीटा j कैप और a cos गामा k कैप, इनको हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। एक तो ये हो गया। अगर इसमें हम लोग आई जे के को हटा दें जो यूनिट वेक्टर है, तो सिंपली ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा को हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गया। तो ये जानकारी की चीज़ है बच्चों, इसको जानना चाहिए। कभी कभी यूनिट या ऑब्जेक्टिव में आपको ये दे दिया जाता है। अब इसमें जो हमारा अल्फा बीटा गामा एंगल है, तो इसको हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इसको हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। उसके बाद फिर अगर इसको कॉस के साथ लगा दें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इसको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको डीसीज कहते हैं। डीसीज, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और मजे की बात और थोड़ा सा जान लो, ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, ट्रेडिशनली हम लोग सिंबल यानी एल, एम और एन के फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस अल्फा को जनरली एल लेते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एम लेते हैं और कॉस गामा को हम लोग एन लेते हैं। और इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि इन तीनों का जो सम है एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये 1 होता है। अब ये बच्चों 1 कैसे होता है, मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। जिसको मैं प्रूफ में बता देता हूँ कि इसका वैल्यू 1 कैसे होता है। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। इतनी जानकारी को आप लिख लो, चाहे तो इसको पॉज करके बच्चों आराम से इसको लिख सकते हो। वंस अगेन हम लोग रिटर्न आते हैं उसी जगह पे जहाँ से हम लोग सफ़र शुरू किया था। अब हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देखते हैं कि ये 1 कैसे आता है। थोड़ा सा प्रूफ है, इसको मैं कर देता हूं प्रूफ। बच्चों यहां पे अगर हम बात करें इस ट्रायंगल OAP का, वंस अगेन मैं देख रहा हूं इन ट्रायंगल OAP। तो ये OAP ट्रायंगल जो है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल, चूंकि ये 90 का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो जाता है, यानी OD स्क्वायर हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर अब प्लस AD स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस AD जो है ये हमारा OB के इक्वल है, तो OB स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ODP, ये ट्रायंगल भी हमारा 90 का एंगल है बनाता है। कैसे बच्चों, देखो ये जो हमारा साइड आता है ना, तो ये जो बेस है हमारा, वो जो फिगर है हमारा सॉलिड फिगर, उसके नीचे वाले फेस का ये डायगोनल है। नीचे जो इसका फेस है, जिसको बॉटम फेस कह सकते हो, उसका ये डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है,
इस डायगोनल पर ये साइड चारों साइड परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल ऐसे अगर है, ये अगर डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो साइड है हमारा, ये जो एजेस है, किनारा है, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एंगल हमारा 90 का है। अगर ये 90 का एंगल है तो इसके सामने का जो साइड है ओपी, वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो ओपी स्क्वायर है बच्चों, तो ये ओपी स्क्वायर हो जाएगा ओडी स्क्वायर अब प्लस डीपी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर ओडी स्क्वायर प्लस डीपी वंस अगेन इस साइड के इक्वल है, जिसको हम ओसी कह सकते हैं, ओसी स्क्वायर। इस तरह से ये जो हमारा ओपी स्क्वायर है, ये वैल्यू इस तरह से आता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग जगह बनाते हैं, इसको हटा करके बच्चों। अब ये ओडी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, दिस इज ओ पी स्क्वायर। अब अगर यहाँ ओ पी स्क्वायर की बात करेंगे तो ये ए स्क्वायर लिख देंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए जेड स्क्वायर। और इसके वैल्यूज की बात करें अगर हम लोग, अगर हम वैल्यूज में इसके वैल्यू को रखना चाहते हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में, तो बच्चों ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस बीटा स्क्वायर, और ये ए कॉस गामा स्क्वायर। अब इनके सारे वैल्यूज को अगर हम आउट कर लें, ए स्क्वायर को अगर हम आउट कर लें, तो इधर की तरफ ए स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाता है कॉस स्क्वायर गामा। अब इधर की तरफ हमारा ए स्क्वायर है, दोनों साइड में ए स्क्वायर को अगर हम कैंसिल कर दें बच्चों, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा को, कॉस बीटा को और कॉस गामा को हम लोगों ने सिंबल में एल एम एन माना है, तो इसको हम ऐसा ना लिख करके कॉस अल्फा को एल स्क्वायर कह सकते हो, दिस बिकम्स एम स्क्वायर, और ये हो जाता है एन स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू हमारा 1 आ गया। एक चीज और यहाँ ध्यान देने की है बच्चों, एक चीज यहाँ ध्यान देने की ये है कि जब हमने यहाँ कहा कि हमने जब यहाँ प्रूफ करा ये वैल्यू, तो इससे हमको आगे चल करके कुछ काम डायरेक्ट हो जाएगा, हमें उसको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं एनबी में कर देता हूँ। हमने वेक्टर ए जो लिखा था वो क्या लिखा था, वेक्टर ए को हमने लिखा था यहाँ पे ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप, यही था हमारा। अब हम लोग करते क्या है, बोथ साइड हम लोग मोड ले लेते हैं। अगर हम मोड ले लेते हैं, इधर की तरफ हमने मोड ले लिया और इधर की तरफ भी हमने मोड ले लिया, तो मोड का मतलब है, इसका मोड को अगर सिंपली हटा देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू सिंपली ए आ जाएगा, एरो हट जाता है। इधर की तरफ के मोड को अब अभी रहने देते हैं, कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप और ए कॉस गामा के कैप अंडर मोड, ये मॉडुलस के अंदर है। अब ये बताओ बच्चों कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू आता है ए का, तो हम ए स्क्वायर से ए का वैल्यू अगर लेते हैं तो यहाँ इस पर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, ये वैल्यू हमारा जो ए स्क्वायर है बच्चों, ये ए स्क्वायर का वैल्यू को अगर थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देखें, ए स्क्वायर हमारा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। सिंपली अगर ए बोलेंगे बच्चों तो ये अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा।
इसका मतलब है कि अगर यहाँ a का वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो a के वैल्यू को बच्चों यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के वैल्यू को यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से इस a के वैल्यू को अभी मैंने यहाँ बताया, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, और इधर की तरफ अंडर मोड a कॉस अल्फा आई कैप, a कॉस बीटा j कैप और a कॉस गामा k कैप। अब ये मोड का वैल्यू अगर हम ये कहें कि इसका हमने जब मॉडुलस ले लिया तो मॉडुलस में ये वैल्यू इस तरह का आ जाता है, अंडर रूट में आ जाता है, और यहां सिर्फ देखोगे यहां सिर्फ आई जे के को रिप्लेस किया गया। आई जे के को अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा, जो ऑलरेडी यहाँ है ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, यानी पे इस पर स्क्वायर लग गया है और अंडर रूट में आ गया है। तो इस मेथड को हम लोग आगे चल करके बिना किसी प्रूफ का डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। तो इसको मैं एनबी में ऐसे बता दूं, अगर हमारे पास 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप अगर ऐसा कोई वेक्टर है जिसको हम वेक्टर a कहा, ऐसा कोई वेक्टर है, तो अगर हमें इस वेक्टर को अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड निकालना है यानी केवल a निकालना है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट डाल करके आई जे के का जो कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम डाल देना स्क्वायर रूट के अंदर, यानी ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम -4 स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि हम प्लस फॉर्म में सबको रखना चाहेंगे। यानी अगर आगे चल करके इस तरह का कोई वैल्यू हमारा आता है तो इसको हम नॉर्मली डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, यानी कैलकुलेशन जब करेंगे हम लोग वेक्टर्स पर इस तरह का, इन वेक्टर्स पर, तो हम लोग इस तरह का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने वेक्टर को स्प्लिट कर दिया 2 डायरेक्शंस में या 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, या यूं कहो कि 2 कंपोनेंट्स हुज the components which are perpendicular to one another, यानी a vector can be splitted into 2 components which are perpendicular to each other and known as rectangular components। किसी वेक्टर को इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं कि वो जो स्प्लिटेड वेक्टर जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से हमने 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तोड़ा उसको, तो वो भी हमारा आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर रेक्टेंगुलर है। तो अब है कि आगे हम जब इस रिजोल्यूशन का यूज करेंगे बच्चों, तो उस रिजोल्यूशन का यूज कुछ इस तरह से भी हम लोग करेंगे। फर्ज करो सपोज दैट हमारे पास कोई एक वेक्टर है a, एनी वेक्टर a है। अब इस वेक्टर को हमने क्या करा, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहा और हमने कहा कि ये एंगल हमारा अल्फा है। तो इस वेक्टर a को जब इधर की तरफ रिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका हम कंपोनेंट यानी मैग्नीट्यूड लेंगे, कंपोनेंट की तरफ जो वैल्यू लेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी a और कॉस ऑफ दिस एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस वेक्टर का जो कंपोनेंट यानी स्केलर कंपोनेंट है इधर हो जाएगा a कॉस अल्फा। इसी तरह से अगर हम इस वेक्टर को इधर की तरफ रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में, तो हम इसका स्केलर कंपोनेंट लेते हैं a कॉस बीटा। इसी तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम गामा एंगल पर इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा a कॉस गामा। रिमेंबर इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। या अगर इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यानी उसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको रिजॉल्व करते हैं बच्चों, बिल्कुल अपोजिट में ए के बिल्कुल अपोजिट में अगर इसको रिजॉल्व करते हैं तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा।
ये 180, यानी इस ए का इधर अगर कंपोनेंट लेंगे स्केलर कंपोनेंट तो ए cos 180 डिग्री होगा, और ये cos 180 -1 होता है यानी -a हो जाएगा। और ये वेक्टर चूंकि जस्ट अपोजिट है, तो इसको हम लोग a का नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। यहाँ एरो लगा देते हैं। अब इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर a। इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर a कहते हैं। मैंने कहा था जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बता रहा था वहाँ पे हमने नेगेटिव वेक्टर का भी डिस्कस करा था। तो मैंने कहा था नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालते। मैंने कहा कि कोई वेक्टर इधर की तरफ x y z कुछ भी है और इसको जस्ट हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, बिल्कुल 180 से टर्न कर दिया, तो हम लोग इसको बोलते थे -x, यानी इसको मैंने कहा था ये नेगेटिव वेक्टर है। और मैंने कहा कि ये वैल्यू कैसे आता है, कहाँ से आता है, नेगेटिव हम कैसे लगाते हैं। तो मैंने कहा था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से बात समझ में आ गया कि किसी वेक्टर को जस्ट अपोजिट के तरफ कर देंगे 180 के तो वो हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा, और ये वैल्यू कैसे आता है। तो इस तरह से हम लोग आगे चल करके वेक्टर का रेजोल्यूशन का यूज़, उसका जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा करेंगे और बार बार करेंगे, बहुत बार आएगा। ज़्यादातर आपके 11th के पोर्शंस में प्रोजेक्टाइल वगैरह में जाओगे, बहुत जगह आपको मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कोई फोर्स इधर लग रहा है, इसका रिजॉल्व पार्ट इधर है, इस फोर्स का इधर की तरफ कितना वैल्यू होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर पाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। इवन कि आपको क्लास 12th में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो बच्चों ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपको लोड लेना है, बहुत सिंपल में इसको आप राइट डाउन कर लिए हो, अगर आप थोड़ा उसको नोट्स बना लिए हो, बेहतर है कि उसको पॉज करके उसको पेन पेपर लेके उसको नोट्स बना लो, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।